हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। बहुत सारे लोग आप नए होंगे, इंतजार भी कर रहे होंगे 17 तारीख के आने का। और इस 17 तारीख में ऐसी क्या खास बात है, आज से हमने शुरू किया है अपना सबसे पहला दिन आउट ऑफ 75 डेज। और 75 डेज क्या है? 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज के लिए। तो यहां पे मैं 75 डेज के अंदर अंदर आप लोगों के लिए फिजिक्स को बहुत ज्यादा आसान कर दूंगा और बहुत ज्यादा इजी रूप में हम लोग इसको कंप्लीट कोर्स को करेंगे। ये कोर्स करने के बाद में आपका स्कूल लेवल का, बोर्ड्स लेवल का और कंप्लीट ओलंपियाड एंड एनटीएससी लेवल का भी सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज पहला दिन है, 75 डेज तक हम इसी तरीके से लगे रहेंगे कंटिन्यूएशन में। मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूं कि इन 75 डेज के अंदर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सब्जेक्ट में निखर के आगे आएंगे। ये मेरा वादा है। मैं इन 75 डेज के लिए रेडी हूं। मुझे ऑल दो ऑफलाइन क्लासेस भी करनी पड़ती हैं एंड ऑनलाइन भी आपका ये चल रहा है। क्या आप रेडी हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। यहां पे हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे बहुत इजी वे में। उसके अलावा आपको इस क्लासरूम के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वर्चुअल विद्यालय की ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, चाहे तो वर्चुअल विद्यालय नाम से सर्च कर लें या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करें, वो सीधे डाउनलोड हो जाएगी। अब उस ऐप का क्या फायदा? जो भी डाउट्स आपके होंगे वो हम लोग उस ऐप में ही कवर करेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग सबसे पहले देखिए, आप लोगों के SA1 SA2 टाइप में होता है, तो मैं चैप्टर जो यहां पे उठा रहा हूं वो ग्रेविटेशन ही उठा रहा हूं। हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में ही बात करेंगे। मोशन, लॉज ऑफ मोशन ये मैं बाद में पढ़ा दूंगा। पहले मैं ग्रेविटेशन से शुरू करना चाहता हूं और आपकी यदि आज्ञा हो तो शुरू करें। चलिए, सो ग्रेविटेशन होता क्या है? हिंदी में ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशन कैसा फिनोमिनन है, किसने इसे डिस्कवर किया और क्यों हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे अलग से एक चैप्टर के रूप में देखना पड़ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, बेयर विद मी इन दिस लेक्चर, आपको ये बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यहां पे बात स्पेस की भी होगी। एंड जब भी बात स्पेस की होती है तो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही पहुंच जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है कि किसी दिन हमारे जो साइंस के रॉक स्टार हैं न्यूटन भैया, वो एक पेड़ के किनारे बैठे थे और एक किताब पढ़ रहे थे और ये मग्न थे उस किताब को पढ़ने में। ये पेड़ सेब का था। सेब इनकी सर पे गिरा और इन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। और इसके बाद जन्म हुआ एक बहुत ही बेहतरीन से कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम ग्रेविटेशन है और जिसे हम पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस कुछ ऐसी थी। अब इस थॉट प्रोसेस को और ज्यादा एक्सप्लेन किया न्यूटन ने अपने लॉज देकर, लेकिन मैं कल आपको केपलर लॉज पढ़ाऊंगा। केपलर ने भी इसके बारे में कुछ नियम दिए थे, केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिससे कि न्यूटन को अपने ग्रेविटेशन के सिद्धांत को, ग्रेविटेशन के लॉ को फॉर्मुलेट करने में इजी रहा। ठीक है, केपलर लॉज हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको कल थोड़ा सा जब हम लोग इसका फॉर्मुलेशन कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो जी ग्रेविटेशन में बात यहां पे आके हुई। अब न्यूटन ने कहा
कि देखो यार, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है। सबने कहा हां जी बिल्कुल है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास भी है। सबने कहा हां जी बिल्कुल है। ये जो सेब था जो मेरे सर पे गिरा और दिमाग की बत्ती जला गया, ये जो सेब था, ये सेब भी एक ऑब्जेक्ट है। सबने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। न्यूटन ने कहा इसमें भी मास है। सबने कहा अच्छी बात है। तो फिर न्यूटन ने कहा यही तो बात है। अरे, एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हो गया ग्रेविटेशन। है, लोग सर खुजाने लगे, अरे ये क्या बात हुई, फिर तो मैं भी मास हूं आप भी मास हो, दोनों चिपक जाते हैं ना, अगर ऐसी ही बात है तो। है? आप ऐसे चले जा रहे हो, कोई इधर से जा रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से ऐसे चिपक गए। ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा होता है क्या, कभी नहीं। इन्होंने कहा कि यार रुको बुड़बक, हमने कहा है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन यह जरूरी है क्या कि बहुत तेजी से खींचेगा। यह मैंने बताया क्या कि कितनी तेजी से खींचेगा। सबने कहा हां बात तो सही है। तो फिर न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटेशन इज ए फिनोमिनन, is a phenomenon by which या due to which an object attracts another object towards itself। अपनी तरफ ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन। सही बात है। द फोर्स विद विच, वो फोर्स जिसके साथ द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स the other object is called, उसको क्या कहा जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसे क्या कहा जाएगा जी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाएगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर और क्या कहेंगे उसे, ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बात है। न्यूटन ने कहा देखो भाई, बात इतनी सी है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस फिनोमिनन को हम फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सही बात, बिल्कुल सही बात। यहां तक अगर समझ में आया तो फिर न्यूटन के मैथमेटिकल मॉडल पे भी चलेंगे, हाँ या ना, न्यूटन के मैथमेटिकल मॉडल पे भी हम लोग बात करेंगे। तो जरा कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ मैथमेटिक, अच्छा अगर आप लोग नहीं लिख पाए हो तो वैसे भी रिकॉर्डिंग है, रिवाइंड कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, आइए देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल
मॉडल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल, कहने का मतलब यह है कि यार न्यूटन ने इसका मैथ्स कैसे दिया, मैथ्स मतलब इसको कैसे समझाया, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अरे भैया एक बात बताओ, आपने देखा है ना, न्यूटन की जरूरत है क्या आपको? आपको पता है ना कि अगर कोई बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है तो फिर वो बॉल नीचे ही गिरेगी ऊपर से आके। आप अगर ऊपर से छलांग मारो, एक 3 सीढ़ी से, बचपन में बहुत खेले हो ना, 3 सीढ़ी ऊपर जाते थे, कूद जाते थे, ये सुपरमैन बनते थे, तो आप कहां हवा में उड़ जाते थे? नहीं ना, सुपरमैन थोड़ी हो। और सुपरमैन वैसे भी हाइपोथेटिकल है, कोई है क्या सुपरमैन आप में से? कहीं मैं सुपरमैन को भी पढ़ा रहा हूं? नहीं ना। सो कहने का मतलब यह है कि अपने आप whatever is going up will come down, और नेचुरली अगर कोई ऊपर है तो उससे नीचे ही आएगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। आपको अगर उसके अगेंस्ट जाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। कैसे सर? आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अरे सर नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं ना। आप हेलीकॉप्टर को देखो, हेलीकॉप्टर को जब आप ऑन करते हो तो पंखे को चलाने के लिए उसमें फ्यूल दिया जाता है, राइट? तो आपको हवा में लेके उड़ा, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया, सही बात है। एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी फ्यूल खर्चा हो रहा है ना, तभी तो वो आपको ऊपर लेके उड़ रहा है। अब यार ये मत पूछना सर फ्यूल तो बाइक में भी खर्चा होता है, तो बाइक तो हमें ऊपर लेके नहीं उड़ती क्योंकि बाइक का कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है, बाइक की शेप एरोडायनेमिक नहीं है, बाइक के इंजन इतने पावरफुल नहीं है, राइट? लेकिन आप ये समझिए कि नेचुरली कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ ही आएगा। किस कारण की वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। क्या है इसका रीजन? ग्रेविटेशन है इसका रीजन। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब ये फॉर्मुलेशंस हम लोग कैसे करें, ये फॉर्मुलेट कैसे किया जाए, इनको हम लोग एक फॉर्मूले के रूप में कैसे देखें, सवाल ये पैदा होता है। तो आइए जरा देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने कहा अपने ऑब्जर्वेशन से, न्यूटन्स ऑब्जर्वेशंस, भैया न्यूटन अपने ऑब्जर्वेशन से क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिए भाई साहब। न्यूटन यह कहना चाह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज प्रोपोर्शनल टू m1, फर्स्ट बॉडी का मास। सर एक मिनट, अपन इस मैथमेटिकल मॉडल को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है m1, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। तो दुनिया में ऑब्जेक्ट क्या चिपक चिपक के ही चलते हैं? नहीं ना, उनके बीच में गैप होता है, हां ना। सो इनके बीच में दूरी है r। कितनी दूरी है इनके बीच में, सेपरेशन कितना है? r। तो ये न्यूटन ने इन पे अपना ऑब्जर्वेशन लगाते हुए क्या कहा कि Fg, बच्चे Fg का मतलब क्या है यहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है मतलब यहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो Fg है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? m1 के। Fg इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू m2, लेकिन ये जो Fg है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर के। मतलब सर, मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अच्छा ये चीज आपने ऑब्जर्व भी की है, आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं तो वो अर्थ से बहुत दूर चले गए यार, हाँ या ना? अर्थ से, धरती से वो बहुत दूर चले गए। अगर वो अर्थ से बहुत दूर चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, तो आप ये बात समझिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि when they went into the space they moved very far away from earth। यानी कि ये जो R है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, हाँ या ना? सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिक्रीज लाइक एनीथिंग। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करेगा
ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं इन कंडीशंस को कंबाइन कर दूं, ऑल थ्री कंडीशंस, तो इन तीनों को कंबाइन करके बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे यहां पे मिलेगा एफ जी की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ? m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। कंबाइन करके ये बोल सकता हूं ना, है ना? ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ये क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन का क्या मतलब है? कि एफ जी इनके प्रोपोर्शनल है, राइट? एफ जी इनके प्रोपोर्शनल है, यह बात है। अगर एफ जी इनके प्रोपोर्शनल चल रहा है तो अब हमको क्या देखना है कि यार प्रोपोर्शनैलिटी साइन मुझे हटाना है, क्योंकि देखो फॉर्मूला कब बनता है? जब एक एलएचएस हो और जब एक आरएचएस हो। अगर एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में कुछ है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में कुछ है, तब जाके कुछ फॉर्मूला बनता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो उससे कुछ पता थोड़ी चल रहा है। ये तो खाली ये बता रहा है कि मास बढ़ाने से क्या होगा, ये मास घटाने से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ा दे घटा दे तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, ये तो इतना ही बता रहा है। समझ रहे हो इस बात को? हमें क्या चाहिए? इक्वल टू साइन चाहिए। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा। कॉपी करें जरा इसे। हो गया ये? करो, 1 मिनट और दे रहा हूं, करो। बड़े एकदम नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। देखिए नोट्स प्रॉपर अगर आप बनाएंगे तो ही मजा है पढ़ने का। और देखो यार, मैं इस चैलेंज को इसलिए शुरू किया हूं कि फिजिक्स सबके लिए आसान हो सके। मेरा जो नजरिया है फिजिक्स को आसानी से देखने का, वो आप तक पहुंच सके। भले ही एक भी बच्चा अगर इस पूरे 75 डेज में मेरे साथ रहा, मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है? तो चलिए नोट्स बनाइए। टेलीग्राम पे ये जो नोट्स मिलेंगे उससे आप ये देख लेना, अगर कुछ छूट गया तो आप उससे खाना पूर्ति मतलब भरपूर उसको कर सकते हो। आओ देखो, अब हमारे पास में इक्वेशन क्या आई? एफ जी की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ में बच्चों? m1 m2 मास ऑफ फर्स्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही हुआ, हाँ या ना? ऐसे ही हम लोग बोलेंगे इसे। अगर ये बात है तो देखो, ए कांस्टेंट इज पुट टू रिमूव क्या रिमूव करने के लिए? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सही बात, तभी तो पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है फोर्स की, हाँ या ना? वरना यहां तो क्या पता चल रहा है कि किस पे डिपेंड कर रहा है। सही बात है। कांस्टेंट इज पुट टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये एक्चुअली देखो, बहुत ध्यान से समझना, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ऐसे ही डेवलप होगी। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन से देखा कि हाँ यार, मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा था, मास घटाने से फोर्स घट रहा था, तो मास के प्रोपोर्शनल है m1 m2 दोनों। डिस्टेंस बढ़ाने से, डिस्टेंस अगर बढ़ा दिए तो फोर्स बहुत कम हो गया, डिस्टेंस अगर घटा दिए तो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है लेकिन स्क्वायर में। ये ऑब्जर्वेशन है। अब
अब ऑब्जर्वेशन काम नहीं करेगा, ये कांस्टेंट लगाने में ऑब्जर्वेशन नहीं, फिर एक्सपेरिमेंट्स काम में आएंगे और एक्सपेरिमेंट से इन वैल्यूज को पता किया जाता है। और यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था वो था जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी इज हियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है बच्चों? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस जी की जो वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल जी इक्वल्स टू 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 11। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। यूनिट मैं लिख देता हूं, अभी मैं बताऊंगा कि इस यूनिट का क्या मतलब है, क्यों, कहां से कैसे आई है यूनिट। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका एफ जी बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो यार बच्चे, इस जी का मतलब है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कंफ्यूज मत होना, सर हमने भी एक स्मॉल जी पढ़ा है, ये वही है क्या? नहीं, ये वो नहीं है, वो हम लोग अभी आगे चल के डिराइव करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट ये क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको। सही बात है। ये कौन, अब ये जो कैपिटल जी है इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोलना है साथ में, ऐसे काम नहीं चलेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा इसे? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, पूरे यूनिवर्स में ये फिक्स रहेगा। नाम क्या है इसका? इसीलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप चाहे धरती पे देख लें, चाहे आप प्लूटो पे चले जाएं, मरकुरी पे, या कहीं और दूसरे तारामंडल में जाके देख लें, सौर मंडल में जाके देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये जी की वैल्यू क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सही है, ओके। अब इसके मायने क्या है देखो, अगर मैं जी को लिखना चाहूं वो क्या हो जाएगा? एफ जी। देखो मतलब पहले तो मैं इसके मीनिंग समझा देता हूं, फिर यूनिट पे आता हूं। ठीक है, देखिए, इफ m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल्स टू 1 kg एंड r इक्वल्स टू 1 मीटर। सब यूनिटी कर दिया मैंने, यानी पिक्चराइजेशन देखो कि कोई 1 kg का ब्लॉक है, दूसरे 1 kg के ब्लॉक से 1 मीटर डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है बेटे? 1 मीटर। तो अगर सबको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो एफ जी आएगा वो क्या आ जाएगा? कैपिटल जी के बराबर। एफ जी किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल जी। यानी कि 111 तो कैपिटल जी के बराबर आ गया ना। इसका मतलब समझ रहे हो? कैपिटल जी है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल जी को क्या बोलूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच में? एक एक केजी के दो मास, जो कि कितनी दूरी पे अवेलेबल है, कितनी दूरी पे स्थित है? 1 मीटर। कितनी दूरी पे वो प्रेजेंट है? 1 मीटर। राइट। अब इसी को मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। अभी के लिए कॉपी कीजिए, आगे चलते हैं। करें जरा कॉपी इसे। ये बच्चों, ये आ गया समझ में? ठीक है, आई होप आपने लिख लिया हो। तो अब इसका हम लोग
मतलब यार देखो क्या है कि फिजिक्स बहुत प्यारी चीज है, आप किसी भी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, बन गई डेफिनेशन, लो ना यार, बन गई। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट is the force of gravity या force of gravitation that exists amongst two bodies of unit mass, या फिर आप बोल दो 1 kg each, separated by 1 meter distance। यही तो कहा था हमने, दो बॉडीज हैं 1-1 kg की, 1 मीटर डिस्टेंस पे है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल जी के बराबर। फिनिश। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी के बराबर। फिनिश, खेला ही खत्म। हो गया जी, राइट। क्या था इसमें, और रटने बैठ जाते हो, कॉल्ड एज दिस दैट, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आओ इसकी यूनिट पे चल लेते हैं बेटे, इसकी यूनिट समझो। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, देखो जी को कैसे लिख रहे हो, एफ जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। सही बात है। आप एक बात बताइए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर होती है मीटर स्क्वायर, और इसकी केजी इंटू केजी, और केजी इंटू केजी क्या हो गया, केजी स्क्वायर। सही बात है, यह आपका निकल के आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये जी की यूनिट है, और जी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, राइट। अब देखो यहीं पे इसका मतलब छिपा है। आपसे मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था कि दो आदमी जा रहे हैं, ठीक है, वो चिपक क्यों नहीं जाते सर अगर 1 मीटर दूरी पे हैं तो। आप देखो बेटे, अगर दो आदमी जा रहे हैं, मान लो 100-100 किलो के, एकदम मतलब हेल्दी हैं हमारी तरह, हम हेल्दी हैं क्या 100-100 किलो के हैं, तो 100-100 किलो के हैं मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, और 1 मीटर दूरी पे 1 का स्क्वायर, जी से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर -11, अभी भी फोर्स 10 की पावर -7 के ऑर्डर में आएगा। करना बताऊंगा मैं, ठीक है, ये पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करके बताऊंगा। तो फोर्स बहुत कम आ रहा है, देखो 10 की पावर -11, इस साइंटिफिक नोटिफिकेशन का मतलब पता है आपको, जीरो के बाद में 10, सॉरी पॉइंट के बाद में 10 जीरो हैं, फिर उसके बाद में 667 है, बहुत कम फोर्स है। मतलब ये पता है कितना है, इतना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है दो बॉडीज के बीच में अगर वो सेपरेटेड हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो इतना कम। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स में डोमिनेट करता है, राइट। या फिर ऑब्जेक्ट्स जो कम दूरी पे हैं, जिनके बीच में गैप कम है, तो वहां पे ये आपका पिक्चर में आएगा। यस और नो, यस और नो, राइट। सो दैट इज वाई हम लोग एक दूसरे में चिपक नहीं जाते फोर्स बहुत कम है। आई बात समझ में, फोर्स जो है वो बहुत 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 कम है। आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जरा इस पे, और फिर अर्थ और इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। करिए जरा, आगे चलते हैं।
चलिए आगे बढ़े। देखो, मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसे पूछेगा। देखिए, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is doubled while that of other object is unchanged. Gravitational force will, आओ देख लेते हैं इसको। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे दिया जाता है, m1 m2 इंटू जी अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो, अब मैं f से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। f1 में मान लूं कि ये हो गया g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो डिस्टेंस हम सेम मानेंगे। डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो डिस्टेंस हम सेम मानेंगे। तो यानी कि मान लो यहां पे m1 है, इस जगह m2 है, डिस्टेंस इनमें r है, तो f1 आया। अब वो f2 निकालने के लिए बोल रहा है कि g तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर फिक्स है, चेंज नहीं किया, m2 भी सेम है, लेकिन m1 कितना हो गया, 2 टाइम्स, मतलब फर्स्ट मास क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ट्वाइस कर दिया। तो F2 पे क्या असर पड़ेगा, देखो इसका मतलब अब 2m1 है, यहां पे ये m2 ही है, और गैप अभी भी कितना है, r। तो इसमें आंसर कैसे करेंगे हम लोग, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो यार, अच्छा ये तो इक्वेशन नंबर 1 से देख लो, ये एज इट इज है ना, तो F1 लिख सकता हूं इसकी जगह, F2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ F1, यानी फोर्स 2 गुना हो गया, मास 2 गुना कर दिया, फोर्स 2 गुना हो जाएगा, हा या ना। इसी तरीके से दूसरा मास भी चेंज कर देते, 3 गुना या आधा कर देते, तो फोर्स भी आधा या 3 गुना हो जाता, हा या ना। वापस समझ लो, 2 ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों का मास m1 m2 था, एक का m1 एक का m2, दोनों के बीच में दूरी r थी, सही है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं इसे। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, r, सही है। अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होगा, उसने बोला कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो जो पहले से एक था, अब या तो इसका कर लो या इसका कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 टाइम्स ऑफ m1 हो गया, 2 गुना हो गया अब, और m2, या फिर आप ये करते m1 एज इट इज छोड़ देते, 2 टाइम्स ऑफ m2 करते, और दोनों ही केस में क्या हो जाता, 2 बाहर आ जाता, बाकी सब कोई चेंज नहीं है। और ये क्या इक्वेशन नंबर 1 से F1, तो फोर्स कितना हो गया, 2 गुना हो गया, फोर्स कितना हो गया, 2 गुना हो गया, हाँ या ना, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, आई रियली रिक्वेस्ट दिस ऑफ यू। और अभी करिए कॉपी, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन देता हूं होमवर्क। चलिए, सो आई गेस ये हो गया होगा मोरलेस, नहीं हुआ है तो कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे जाके प्रॉब्लम देखिए। रिकॉर्डेड का यही तो मजा है यार, अपनी सहूलियत के हिसाब से देखो, जब देखना है देखो, लेकिन डेली देखो, पढ़ना डेली है बस, तभी तो फिजिक्स आसान हो पाएगी, है कि नहीं। आओ देखो प्रॉब्लम देखो। सो यहां पे मैं कह रहा हूं, द डिस्टेंस between two objects of equal masses is reduced by half
द ग्रेविटेशनल फोर्स विल, सुनो, देखो और समझो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए, आप तुरंत डायग्राम बनाओ। M1, अरे M1 M2 सेम दे रखा है इसमें, तो MM कर दो, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस। अब किसको चेंज कर रहे हो? डिस्टेंस को। और फिर बाद में जाके क्या बोला कि ये ऐसा हो गया है, इनके बीच की डिस्टेंस हाफ हो गई है, यानी पहले कितनी थी R, इस बार कितनी हो गई R/2। फोर्स पे क्या असर पड़ेगा बताओ? ये होमवर्क है आपके लिए, प्लीज इसको कर लेना। आई होप आपको मजा आया हो। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ग्रेविटेशन। लिख लीजिए पहले इसे, फिर रिवाइज करा देता हूं जल्दी से लेक्चर को। चलिए आइए देखिए। हमें क्या करना है, यहां देखना है, डिस्टेंस हाफ कर दिया है नहीं। हमने आज पढ़ा ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिसके द्वारा एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्लेन एंड सिंपल। ग्रेविटेशन सबसे पहले ऑब्जर्व किया सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पे डिपेंडेंट है, M1 M2, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी 1/r²। और ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कोरिलेट किया और कैपिटल G बोल दिया। कैपिटल G क्या था? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², यूनिट के साथ। है क्या ये 1 kg 2 मासेस हैं, बीच में गैप 1 मीटर है, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही G है। बोलते क्या है इसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों? हर जगह फिक्स है, राइट? अब हम लोग अपना आगे का डिस्कशन आगे देखेंगे। अभी तक आप साथ में बने हुए हैं, इसका मतलब आपको मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ये आंसर चाहिए मुझे, शेयर कीजिएगा सब तक, ताकि सभी फिजिक्स को लेके जागरूक हो सकें और फिजिक्स से प्यार कर सकें इन 75 डेज में। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।